है डॉक्टर अतुल मिश्रा। फाउंडर डायरेक्टर ब्रह्मा IAS को लेजेंड ऑफ इलाहाबाद सम्मान से इलाहाबाद से हिंदी माध्यम में टॉपर सहित 40 से अधिक IAS और 300 से अधिक PCS अधिकारियों का चयन हो चुका है। आपके अथक प्रयास से इलाहाबाद ने एक नया आयाम पाया है। हिंदुस्तान दैनिक आपके इस परिश्रम और लगन को नमन करता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। हम लोग साक्षात्कार के विषय में बातचीत कर रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने यह देखा कि कैसे साक्षात्कार के 3 डायमेंशन होते हैं। पहला वाय पक्ष जिसे प्रस्तुतिकरण कहते हैं, दूसरा मानसिक या आंतरिक पक्ष जिसे मनोवैज्ञानिक पक्ष कहते हैं, और तीसरा ज्ञान का क्षेत्र। और इस पर हम लोगों ने विस्तार से बातचीत की है। इन्हीं 3 आयामों के आधार पर आयोग आपसे क्या अपेक्षा करता है, इस पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। यद्यपि इसमें मैं कुछ नया नहीं बताने जा रहा, ये चीजें आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं और आपको पता भी होगी, लेकिन इस लेक्चर का फायदा ये होगा कि जो बातें आपको पता हैं उसे और व्यवस्थित ढंग से आप साक्षात्कार बोर्ड के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इस पर बातचीत करने जा रहे हैं। यहाँ पर अपने हमसे क्या अपेक्षा है ये जानने से पहले थोड़ा सा जान लें साक्षात्कार बोर्ड आपको के बारे में क्या मान रहा है, आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसके लिए मुझे एक बड़ा अच्छा उदाहरण समझ में आता है। वो आता है प्रेमचंद्र की एक प्रसिद्ध कथा है पंच परमेश्वर। आपने सुनी होगी कुछ लोगों ने। और पंच परमेश्वर का जो भाव है, ये एक पड़ोसी का आपस में झगड़ा रहता है और ये सोचता है कि जिस दिन मैं पंच बनूंगा और पंच की कुर्सी पे बैठूंगा, आसन पे बैठूंगा, उस दिन मैं इसके खिलाफ पूरे नियम बनाऊंगा, मैं इसके खिलाफ बोलूंगा। लेकिन होता क्या है कि जिस दिन वो पंच की आसन पे बैठता है उस दिन वो अन्याय नहीं कर पाता है और जो सच सच होता है उसी के बारे में उसे आदेश देता है। ठीक यही पंच परमेश्वर की बात हमें साक्षात्कार बोर्ड के बारे में सोचनी चाहिए। आपको अपने को सकारात्मक करना चाहिए उस बोर्ड के बारे में कि हाँ, ये बोर्ड न्यायप्रिय है और मेरे में जो कुछ बेहतर है उसको सामने लाने के लिए बोर्ड मेरी मदद करेगा। तो ये पंच परमेश्वर के आधार पर आप अपने को आश्वस्त करना चाहिए। दूसरा मेरा मानना चाहिए कि एक उदाहरण है, ये मेरे बड़े भाई मार्शल आर्ट के खिलाड़ी रहे हैं और इसमें प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं। जब मैंने पहली बार अपने कोचिंग के बच्चों का साक्षात्कार की तैयारी कराने के लिए आयोजित किया कैंप, और मेरा अपना तरीका रहता है जिसमें हम लोग 25-30 बच्चों को लेते हैं, उनके साथ 15 दिन अधिक से अधिक समय बिताते हैं और तैयारी करते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी अपने लेक्चर से बहुत अच्छी शुरुआत की। उन्हें बच्चों से पूछा कि मान लिया आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएं, आपने कहा मैं आई कम इन, आप गए अंदर बैठ गए और बोर्ड ने कहा भाई साहब ये आ गए हैं, उनको बुला लाओ। एक तो फिर अच्छा तगड़ा आदमी एक लाठी लेके चला जाए और आपके पीछे खड़ा हो जाए। तो आप पूछो भाई साहब ये कौन है, कहें जैसे तुम गलत बोलोगे एक लाठी पीछे से खींच के मारेगा, तुरंत मारेगा। तो आप सोचिए आपकी क्या मनस्थिति हो जाए कि आप जवाब इधर दे रहे हो, आपको पता है गलत होने पर एक लाठी पड़ जाती है। तो उनका कहना था कि ये प्रतियोगिता है और हम जब रिंग पर उतरते हैं मार्शल आर्ट में खेलने के लिए तो हमारे एक गलत निर्णय, एक गलत जवाब, एक गलत सोच जो है वो हमें जख्मी कर सकता है। उसी तरह और आप लोगों के लिए तो बड़ा आसान है, आप अंदर से अपने को मजबूत कीजिए, जाके बैठिए और ध्यान से प्रश्न को सुनिए और जो आप बेहतर कर सकते हैं उसे करना चाहिए। और ध्यान रहे यह प्रतियोगिता है और प्रतियोगिताओं में जीतता वो है जो भावना से ज्यादा प्रधान होता है। इसलिए बोर्ड के बारे में सकारात्मक राय बनाने के बाद अब आते हैं हम लोग उन 8 बिंदुओं पर जो बोर्ड आपसे अपेक्षा करता है। पहला है सामान्य समझ, जिसे प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कहते हैं। एक सामान्य समझ, हम बहुत सारी तैयारी करते हैं और तैयारी करके जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सवाल हमसे पूछा ही जाए। इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि अगर एक बात आप स्वीकार करके चले, जो आप तैयार करके जाओगे वो नहीं पूछा जाएगा, तो आप आश्वस्त रहते हो कि आज जैसा भी चैलेंज आएगा उसे हम लोग देख लेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड में जो बातें कही जा रही हैं उसका त्वरित क्या प्रतिक्रिया आप कर सकते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण पत्रकारिता के दौरान मुझको मिला कि एक उदाहरण पढ़ने को मिला कि माधवराव सिंधिया रेल मंत्री थे। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि लोगों को बहुत दिक्कत होती है
स्टेशन जो है वो शहर से बहुत दूर है। तो माधवराव सिंधिया जी ने सामान्य समझ के आधार पर उत्तर दिया कि भाई साहब ये बताओ, स्टेशन पटरी के किनारे होना चाहिए कि शहर के किनारे होना चाहिए। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब सामान्य समझ के को आपको आधार बनाना चाहिए। और इसकी प्रैक्टिस एक दिन में नहीं होती। आप लगातार हरिशंकर परसाई के व्यंग्य पढ़ें, चुटकुले पढ़ें, इस तरह लगातार सुनते अध्ययन करते करते आपके व्यक्तित्व में यह खूबी शामिल हो जाती है। तो ये पहला है। दूसरा आता है सकारात्मक और उत्तरदायी। आपका जो व्यक्तित्व है वो पॉजिटिव नजर आना चाहिए। पॉजिटिव, जैसे आपने अक्सर सुना होगा बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। एक बार एक विद्यार्थी ने पूछा कि सर इतना बचपन से सुने बी पॉजिटिव सकारात्मक रहो, होता क्या है? और मुझे उसी में याद आता है कि अनिल कपूर की फिल्म है, उसमें हर बात पे वो बोलता रहता था बी पॉजिटिव। तो लास्ट में उससे फिल्म की नायिका ने पूछा बी पॉजिटिव क्या है? तो उसने कहा मेरा ब्लड ग्रुप है। खैर ये तो मजाक की बात है। तो बी पॉजिटिव बोलते तो हैं, लेकिन इसका सही अर्थ क्या है? आशावादी होना। कि कैसी भी स्थिति आ जाए आप उससे निकलने के लिए आश्वस्त। कोई सजारे में निकल जाऊंगा, कोई भी बड़ा से बड़ा सवाल मुझसे पूछा जाएगा, यार मैं कोशिश करके देखूंगा। तो जब आपके एक्शन में, आपके बोलने में एक आशा दिखाई देती है तो इसे पॉजिटिव अप्रोच कहते हैं। जैसे मैंने बताया ना, जैसे लिस्ट बनाई बच्चों की, तो हम लोग इस बार देखते हैं किस सवाल ने बच्चे को अंक ज्यादा दिए होंगे। तो उसी में जैसे मान लें कि विद्यार्थी मित्रेश से पूछा गया आईएएस के साक्षात्कार में, उससे पहले पूछा गया कि भारत में कितने राज्य हैं, उसने बताया। फिर अगला सवाल उससे पूछा गया सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के नाम बताओ, अब आप बताइए। अब वो इसका एक जवाब सोचता, सॉरी सर पूरे मुख्यमंत्री के नाम मैं नहीं जानता हूं, ठीक। लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा अच्छा ठीक है सर मैं कोशिश करता हूं और देखता हूं मैं कितना बता ले जाता हूं। हम लोग गिनती करते हैं। तो उसने एक बता, पहला, दूसरा, तीसरा, और 9-10 जाते जाते वो रुक गया। ये तो बोर्ड को भी पता था कि पूरे राज्य के मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों के नाम नहीं बता सकता है, लेकिन अप्रोच क्या था? पॉजिटिव अप्रोच था कि कोशिश, हर स्थिति में कोशिश करके तो देखना चाहिए। और उत्तरदायी का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी को वहन करना। इसी तरह एक विद्यार्थी गोपेंद्र, उससे पूछा गया आईएएस में अच्छा सवाल कि ये बताइए कि जो भारत की जो जनसंख्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो व्यक्तिगत तौर से आप इस मुद्दे पर क्या करेंगे? अब इसका क्या आंसर हो सकता था? इसका आंसर ये दे सकते हैं कि भाई जैसे मुझे समय बीतेगा मैं लोगों को जागरूक करूंगा, लोगों को बताऊंगा। लेकिन जब शब्द जुड़ा है व्यक्तिगत, तो इसका मतलब उत्तरदायी पूर्ण स्थिति है। तो उसका जवाब ये होगा कि व्यक्तिगत तौर से मेरे एक ही बच्चा होगा या एक से या 2 बच्चे होंगे। तो कहते हैं उत्तरदायी। क्या मैंने उदाहरण दिया क्योंकि बहुत कम समय छोटे उदाहरण से समझाया जा सकता है कि सकारात्मक, बी पॉजिटिव और उत्तरदायी। फिर आता है तर्कसंगत व्यक्ति। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत बार कभी कभी आपको लगता है ना कि एक फिलॉसफी में एक उदाहरण मिलता है कि उन्होंने आधे घंटे बोला और कुछ नहीं बोला। आप लोग देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आता। इसके लिए जरूरी है कि आप ये ध्यान दें लॉजिक क्या दी जा रही है। कोई बात आप कह रहे हैं उसके पीछे तर्क क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी ने कहा कि भारत का कैप्टन कौन होना चाहिए या भारत को वर्ल्ड कप क्यों जीतना चाहिए। अब इसका मतलब मुझे लगता है कि भारत को इस बार जीत लेना चाहिए, या मुझे लगता है कि भारत का कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को होना चाहिए। जवाब क्या होता? लॉजिक के साथ, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का व्यक्तिगत प्रदर्शन बहुत अच्छा है और कमजोर क्षणों में पूरी टीम को साथ लेके चल सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को होना चाहिए। बात वही कही गई, लेकिन यहां पर पूरे लॉजिक के साथ इस बात को कहा गया। इसलिए आप देख लें, कभी भी आंसर इसलिए मुझे लगता है उसमें होना यह चाहिए कि आपको उस तर्क देना चाहिए किस तर्क के आधार पर आप यह बात कह रहे हैं। इसलिए तर्कसंगत व्यक्ति। जैसे हम लोग आम जीवन में बोलचाल में इस बात का ध्यान नहीं देते और वही गलती हमें साक्षात्कार बोर्ड में हो जाती है। जैसे आज ही का अखबार है, उसमें बहुत अच्छा कार्टून छपा है। उसमें मामला यह है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। तो उस कार्टून में पहले दिया गया है कि चीन की सेना पीछे हट रही है और दूसरी तरफ दिया गया है कि इस पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, और नीचे लिखा है एक मुसीबत से भाग रहा है और दूसरा मुसीबत को बुला रहा है। ये व्यंग्यात्मक रूप में सही है, लेकिन इस तरह के उत्तर आप नहीं दे सकते कि भाई चीन हमसे डर के पीछे हट गया। ये कोई उत्तर नहीं होगा। आपको उसके पीछे लॉजिक देनी पड़ेगी कि चीन के सामने कौन सी चुनौतियां आ रही हैं इस कदम से।
पाकिस्तान मुसीबत बुला रहा है, इसके बजाय देखने के बजाय आपको ये देखना होगा कि आपको लॉजिकली बताना होगा कि पाकिस्तान ये एक्शन क्यों कर रहा है। या मान लो चीन ने आक्रमण किया, मतलब चीन ने ये जो घाटी का जो विवाद पैदा किया, इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि चीन डर रहा है, या इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने के बजाय हमें एक लॉजिक पर ध्यान देना चाहिए, क्या वैश्विक परिस्थिति है और किस आधार पर हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो ये है तर्कसंगत अभिव्यक्ति। फिर इसके बाद है निर्णय क्षमता। निर्णय का मतलब होता है क्या, हम जिसे सही और गलत ठहरा सके। कभी कभी हम लोग जो आंसर देते हैं, जैसे गोलमोल आंसर देना है, एक बार कुछ विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि गोलमोल आंसर क्या होता है, तो भाव ये रहता है भाई कि गोलमोल आंसर का मतलब है कि जो निर्णय फॉर्म में ना हो, जिसको आप सही गलत ना ठहरा सको। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई आपको भूख लगी है, आपको कुछ मैं बता नहीं सकता हूं, बहुत देर से खाना तो खाया नहीं है, लेकिन इच्छा भी नहीं। अब क्या गोलमोल, आप कहना भी चाह रहे हो भूख लगी नहीं भी है, तो ये आपके लिए साक्षात्कार बोर्ड में माइनस पॉइंट होता है। इसके लिए आपको निर्णय, जो आप कह रहे हो, स्पष्ट कह रहे हो, इसको सही या गलत ठहराया जा सकता है। इस देखिए, और स्पष्टता कब आती है, जब आप तथ्यों के साथ बात करते हो। मान लो उदाहरण के तौर पर अभी चीन के साथ हमारा सीमा विवाद शुरू हो रहा है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि भाई अभी ही क्यों चीन ने ये विवाद किया और ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसका जो निर्णय, जो तार्किक उत्तर है कि आप भाई सीमा विवाद, लेकिन मुख्य तक जब आप सोचोगे तो आपको ये लगेगा कि क्यों, क्योंकि कोरोना की वजह से और अमेरिका और चीन में जो वार चल रहा है, इसकी वजह से, ट्रेड वार चल रहा है, इसकी वजह से चीन की छवि खराब हो रही है। और चीन को यह आशंका लग रही है कि ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा हमारा जो बिजनेस है वो भारत शिफ्ट हो जाएगा। भारत की तैयारी भी कर रहा है, तो भारत को वार जोन में फंसा देना, ऐसा लगे कि भारत जो है युद्ध ग्रस्त क्षेत्र है। देखिए, पहली बार नेपाल ने अपना नक्शा पेश किया, इसके पहले नहीं किया था। पाकिस्तान उधर से सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, इधर चीन ने, तो किसी तरह भारत के बारे में यह आ जाए कि भारत जो है वो अशांत जगह है, इसके सीमा में लगातार संघर्ष चल रहा है। तो जब आप ये बात निर्णय तक पहुंच रहे हैं, आप अगर ये बात भी बता रहे हैं कि चीन की ये प्रवृत्ति रही है कि चीन हमेशा ऐसा करता रहा है, तो भी निर्णय का, इसलिए कुछ भी करें और निर्णय क्षमता का प्रदर्शन होना चाहिए। निर्णय क्षमता किससे आती है, निर्णय कौन लेता है, जो उत्तरदायी होता है। जो उत्तरदायित्व नहीं ग्रहण करना चाहता, वो निर्णय को स्थगित करता रहता है। इसलिए जो भी आप आंसर दें, स्पष्ट होना चाहिए कि आपका स्टैंड। सही गलत हो सकता है। जैसे पिछली बार एक विद्यार्थी है, उसे पूछा गया कि क्या भारत को अटैक कर देना चाहिए, भारत और पाकिस्तान, पिछली बार आईएएस के इंटरव्यू के समय समस्या सॉल्व करने के लिए, तो उसने कहा कि नहीं, ये भी ऑप्शन अपनाया जा सकता है अटैक करने का। यद्यपि बाद में ये महसूस हुआ कि भाई उसका आंसर जो है वो उतना कारगर हो सकता है ना हो, लेकिन फिर भी क्लियर कट आंसर था कि वो सोच क्या रहा है और उसके पीछे उसका लॉजिक है। साक्षात्कार बोर्ड भी ये कहता है, आप जो आंसर दे रहे हो उसके पीछे आपके पास लॉजिक होना चाहिए, भावना के प्रधान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भावना में बहकर आप कोई निर्णय करें। कोई प्रशासनिक अधिकारी के लिए आवश्यक है कि भावनाओं में ना बहे, बल्कि भावनाओं को कंट्रोल करके आगे बढ़े। इसलिए आपने देखा एथिक्स के 4th पेपर में जोड़ा गया है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, कि भावनाओं में बहता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो भावनाओं को समझ रहा हो और भावनाओं को कंट्रोल कर सके, और इसीलिए यह निर्णय क्षमता की बात आती है। और इससे लगा हुआ नेतृत्वकर्ता का आता है। ये निर्णय क्षमता ही आपको लीडर बनाती है, और ये जो प्रशासनिक पद है ये लीडर का पद होता है। इसमें जब आप जवाब देते हैं तो उस जवाब में हमेशा ये भी झलकना चाहिए कि आप उस जवाब के साथ जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। जैसे कि एक मामूली सा अंतर होता है कि एक होता है कि ड्यूटी निभाना और अपने को उत्तरदायी मानना। ठीक होता है कि ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी निभाने वाले छोटे पदों पे रहते हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो अधिकारी होता है। तो आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होना चाहिए। अब देखिए, इसका छोटा सा उदाहरण से मैं इसको समझा सकता हूं कि मान लो कि मुझे पढ़ाने को मौका मिला कि भाई आपको 2 लेक्चर में इंटरव्यू की क्लास पढ़ानी है, मैं पढ़ा दूं, और मैंने कहा भाई मेरी ड्यूटी पूरी, 2 लेक्चर मुझे देना था, मैंने दे दिया, बच्चों को समझ में आए या ना आए, अब ये क्या मैंने ड्यूटी तो पूरी कर दी, मुझ पर कोई आक्षेप। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं, उत्तरदायी लूं कि जो मैंने बताया है वो बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है। इसलिए उत्तरदायित्व ही आपको पावरफुल बनाता है। मैंने एक लेक्चर इसी पे बनाया है,
अगर आप उस वीडियो में देखेंगे अतुल मिश्रा में, उसमें दिया है कि पावरफुल लोगों की एक खास बात क्या है। वो एक खास बात ये होती है कि वो उत्तरदायित्व लेना जानते हैं। हर पावरफुल आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने एक्शन की, तो फिर नेतृत्वकर्ता आपको जवाब देना आता है। फिर आता है, इधर आ देखें, सामाजिक संवेदनशीलता। अब ये क्या है, ये रटने से नहीं आएगी, इसलिए मैं बच्चों से कहता हूं कि अगर जो सिविल की तैयारी कर रहा हो उसको अपने में चेक कर लेना चाहिए, क्या वो आसपास के प्रति जो घटनाएं घट रही हैं उसके प्रति संवेदनशील है। थोड़ी सी संवेदना आ जाएगी, आप देखेंगे आपको पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। मैं बच्चों से कहता हूं एक प्रयोग करके तौर पर, जब बच्चा नया नया आता है कि मुझे आईएएस बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, मैं कहा आप किनारे से चले जा रहे हैं, बगल में एक एक्सीडेंट हुआ हो, भीड़ लगी हो, अब आपका क्या एक्शन होगा। अगर आप निकल जा रहे हैं, छोड़ो यार सब लोग कर लेंगे, हमसे क्या लेना देना, इसका मतलब आसपास के प्रति आप संवेदनशील नहीं हो। लेकिन आप उतरते हो, रुकते हो, वहां जाके देखते हो क्या स्थिति है और आप वहां निर्णय करते हो क्या मैं यहां कुछ सहायता कर सकता हूं, इसे है संवेदनशीलता। आपको याद होगा इथिक्स में एक सवाल भी पूछा गया था कि आप कहीं आईएएस का इंटरव्यू देने जा रहे हो और एक एक्सीडेंट हुआ है और आप उसको पहुंचाओगे कि इंटरव्यू देने जाओगे। ये इस बात का संकेत कर रहे हैं कि आसपास जो कुछ आप पे घटित हो रहा है आप उसके प्रति संवेदनशील कितना है। संवेदनशील हो जाएंगे, पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। अगर आप रोड एक्सीडेंट को लेकर संवेदनशील हो गए तो आप तुरंत पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत पता लगाते हो कि रोड एक्सीडेंट को कैसे रोका जा सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं। इसलिए सामाजिक रूप से संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है। और ये अब देखिए संवेदनशीलता क्या है, संवेदनशीलता आपको पावरफुल अपने आप बना देती है। आप गरीबों के प्रति संवेदनशील हो जाएं, या गरीबी बहुत ज्यादा मैं इसे कैसे दूर करूंगा, अब संवेदनशील हो गए, आप जो तरीके सोचेंगे वो आपको साक्षात्कार में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो संवेदनशीलता हर इशू के प्रति अपने को रख के देखें। जैसे एक बड़ा अच्छा फार्मूला था कि अगर आप किसी के बारे में, मान लो एक आदिवासी समूह है, उसके बारे में आप नियम बनाने जा रहे हो कि आदिवासी जो है जंगल को बर्बाद करते, कल्पना करें अगर आप आदिवासी समूह के हिस्से होते या अगले जन्म में आप आदिवासी होगे, तब आप क्या अपेक्षा करोगे उन लोगों से जो लोग आदिवासी नहीं है, कैसे नियम बनाने के लिए। तो इसे कहते हैं संवेदनशीलता। हर मुद्दे के प्रति आप संवेदनशील हो जाएंगे और संवेदना ग्रहण कर लेंगे, देखिएगा आपका साक्षात्कार में आपकी आवाज यहां से निकलेगी। ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ आता है मानसिक सतर्कता। मानसिक रूप से आप चीजों के प्रति जागरूक है कि नहीं है। इसलिए एक बार आईएएस ने निबंध पूछा, बोध और चेतना में अंतर। किसी चीज की आपको सिर्फ जानकारी है या आप उसके प्रति क्रियाशील हैं। इसका अंतर मैं बता दूं, ये मामूली सा अंतर है। जैसे सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये आपको पता है, लेकिन आप सिगरेट पी रहे हैं, इसका मतलब है आपको तो बोध तो है लेकिन आप उसके प्रति चेतनवान नहीं, सक्रिय नहीं है। साक्षात्कार में आपके व्यक्तित्व से अपेक्षा की जाती है जिन चीजों के बारे में आप जानकारी रखते हैं वो आपके बारे में उसके सक्रिय हैं। जैसे आपको कहते हैं मैं नेतृत्व करता, मैं शुरू से ही बचपन से मेरी इच्छा थी प्रशासन में आने की, और जब आपसे पूछा जाए कि क्या कभी आपने नेतृत्व किया है, कभी आपने किसी सामाजिक कार्यों में भाग लिया है, क्या कभी ऐसा रहा है कि किसी आपने किसी एनसीसी में या एनएसएस के दौरान या किसी गांव के सामूहिक कार्यों में योगदान दिया है। इसलिए आप देखिए इस पर नंबर भी अलग से जुड़ जाते हैं स्वतः ही। क्यों? क्योंकि एक नेतृत्व क्षमता को बताता है। जैसे एक विद्यार्थी था, वो फिल्म निर्देशन में जाना चाहता था, तो बहुत उसने किया। तो एक हमारे मित्र हैं जो साथ के, वो मुंबई में बहुत सक्रिय हैं, तो मैंने उनके पास भेजा। तो उन्होंने उससे सवाल पूछा, उसने कहा मैं बचपन से मुझे अभिनय करने का शौक था, निर्देशन में जाना चाहता था। तो उन्हें पूछा कभी स्कूल में नाटक किया, उसने कहा नहीं। कभी गांव में रामलीला में भाग लिया, उन्होंने कहा नहीं। तो उसने कहा इसका मतलब तुम्हारे में रुचि नहीं थी, मतलब आप मानसिक रूप से आप उसके तैयार नहीं थे। इसलिए आपको जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं उसके प्रति आप सक्रियता भी आपको दिखानी चाहिए। जब इस तरह के सवाल इंटरव्यू बोर्ड में आते हैं तो आप उसको सहजता से उत्तर दे सकते हैं। और फाइनली समसामयिक जानकारी, ये वही जीएस का हिस्सा है जो आसपास हमारे घटित हो रहा है, उसी को आपको संक्षेप में बताना होता है। बस अंतर किसका आता है? अंतर सिर्फ इस बात का आता है कि आप उसे कैसे अभिव्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर बहुत छोटे में व्यक्त करना है। जैसे मैंने शायद पिछले लेक्चर में मैं इसकी चर्चा करता हूं, मैं इसको दोबारा यहाँ शायद मैं अक्सर इस बात को करता हूं कि देखिए साक्षात्कार बोर्ड की प्रॉब्लम क्या होती है, आप चुनौती क्या होती है। आप मेंस में तो चुपचाप लिख रहे हो, मान लो मेंस में कश्मीर समस्या आ गई,
तो कश्मीर समस्या आ गई, आप आराम से, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन जैसे आप कोई देखने लगे आके, देखिए आप असहज हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको निगरानी कर रहा है, और जैसे ही आपको लगता है आपका मूल्यांकन किया जा रहा है, आप सहज नहीं रह पाते, और उस समय आपको मजबूत व्यक्तित्व की आवश्यकता पड़ती है। जैसे फिलोसफर सार्त्र हैं, उनका एक उदाहरण अच्छा मुझे लगता है कि मान लिया कि आप झरोखे से झांक रहे हो और आपको झांकता हुआ कोई और देख ले, तो आप क्या होगा, कैसे स्थिति होगी? मतलब आप झरोखे से झांक रहे हो और आपको दूसरा व्यक्ति झांकता हुआ देख ले रहा है, तो आपका व्यक्तित्व खंडित, आपको थोड़ा सा आप नर्वस हो जाते हैं। यही स्थिति आती है मेंस में लिखने। मेंस में सवाल पूछा गया है कि कश्मीर समस्या बताइए, और इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया है। दोनों में अंतर क्या है कि यहां पर आपको बहुत संक्षेप में टू दी पॉइंट बात करनी है। जैसे आप भाई कश्मीर, भाई जिस समय आजाद देश को आज़ादी मिली, आज़ादी के समय कश्मीर का विलय भारत में हो गया था, लेकिन इस विलय को पाकिस्तान नहीं मानता है, और पाकिस्तान की तरफ से कुछ कबायलियों के माध्यम से आक्रमण किया गया, और क्योंकि भारत में चीन का कश्मीर का विलय हो चुका था, तो भारतीय सेना गई और वहां पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल, युद्ध विराम हुआ, वही लाइन ऑफ कंट्रोल है। और पाकिस्तान जहां तक पाकिस्तान कब्जा है, पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर मानता है, और भारत ये मानता है पाक अधिकृत कश्मीर है। कहने का अर्थ ये है कि आप जो भी जानकारी रख रहे हो, आपको लिख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्या मैं उसको 1 या 2 मिनट में पूरी तरह से बता सकता हूं? तो इस तरह जो भी जानकारी है, समसामयिक जानकारी है, आपको उसको लिख कर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जितने मुद्दे हैं, 100-200 मुद्दे हैं, उनको आपको लिख लिख के प्रैक्टिस, तो आपको पता पहले से है। यहाँ चैलेंज है कि यह सहज ढंग से आपको वहां पर अभिव्यक्त करना रहता है। इसलिए ये 8 बिंदु हैं, इन 8 बिंदुओं को धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी होती है। और आप ऐसा नहीं कि आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक बार देख लें बोल के जो आप आंसर दे रहे हो वो इतनी चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही। इतना कर लेने के बाद फिर आपको बस अब क्या करना है, नॉलेज को आपको साक्षात्कार देते समय अभिव्यक्त करना रहता है। इसलिए मेरा मानना है कि जब आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं तो एक बहुत बड़ी सीढ़ी पार कर चुके हैं। इतनी तो आत्मविश्वास आ ही जाता है कि मैं प्री पास कर लिया, मेंस पास कर लिया हूं, तो साक्षात्कार के लायक तो हो ही गया हूं। लेकिन एक एक नंबर महत्वपूर्ण है, चाहे वो जितने भी नंबर का साक्षात्कार हो, वो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, और उसको पूरी गंभीरता के साथ हमें करना चाहिए। बिना डरे, बिना असहज हुए और खुशी के साथ आप जाइए कि आपके जीवन में बहुत कम लोगों को जीवन में मौका मिलता है ऐसी शानदार उपलब्धि जब आप साक्षात्कार दे सकें। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप इन बातों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा, फोन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, और मेरी शुभकामना आपका साक्षात्कार बेहतर हो। धन्यवाद, नमस्कार।